एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज है, शारदा तेजी से बोली। मुझे क्या ख़तरा पेश आ सकता है, मैंने तअज्जुब से कहा। मेरे पास बहस का वक्त नहीं है, शारदा अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल कर मुझे देते हुए बोली। इसे अपने पास रखो मोहन, आज की रात तुम पर भारी है। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो इस पिस्तौल से अपनी हिफाजत कर सकते हो। मगर मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शारदा ने कुछ नहीं कहने दिया। समय कम है मोहन। शारदा मेरी बात काटते हुए तेजी से पलटकर अंधेरों में गुम हो गई। शारदा ने इतनी रात गए मेरे क्वार्टर तक आने का खतरा ख्वाम ख्वाह मोल नहीं लिया होगा। एक के बाद एक सानहा, हर लम्हे तशवीश, हर लम्हे एक खतरा। यकीनन महेश चंद्र मुझे कत्ल करना चाहता है। पहले ही नींद नहीं आ रही थी, अब मौत का खतरा भी मेरे सर पर मंडला रहा था। मैंने पिस्तौल हाथ में मजबूती से थाम लिया और 2 घंटे तक मुसलसल सहन में टहलता रहा। डाली बेखबर सो रही थी। मैंने बिस्तर पर जाने का इरादा किया तो छत पर आहट सी हुई। मैं बरक रफ्तारी से एक सतून की आड़ में दुबक गया। एक शख्स दम से नीचे कुदरा। पिस्तौल के दस्ते पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई और मैंने तय कर लिया कि मैं अगर मरूंगा तो इन हमला आवरों को ठिकाने लगाने के बाद ही मरूंगा। ठाकुर, एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। डाली की आंख खुली तो मैं उसे संभाल लूँगा। तुम सिर्फ मोहनदास को ठिकाने लगाने का काम अंजाम दोगे। तुम चिंता न करो रामलाल, अकेला मोहनदास पर भारी पड़ सकता हूँ। और रामलाल कंवर के पर्सनल सेक्रेटरी जे पाल के महताहतों में से था। ये सरगोशियाँ सुनकर मेरे हाथ पिस्तौल चलाने के लिए तड़पने लगे। मैं मुकाबले के लिए पूरी तरह आमादा था। शारदा के पिस्तौल में 6 गोलियां मौजूद थी। मैं उनमें से एक भी ज़ाया ना करने की ठान चुका था। चचा जान के यहाँ शिकार के दौरान में मुझे पिस्तौलों और बंदूकों से खासी वाकफियत हो गई थी। मेरे हाथ में शारिया 2.5 का ऑटोमेटिक था। वो दोनों मेरे कमरे की तरफ जा रहे थे। मैंने सोचा कि दरवाज़ा खुला है, यहीं से भाग जाऊं। फिर अभी मैंने भागने का इरादा किया ही था कि मुझे अपने करीब कीचू का साया लड़ता हुआ दिखाई दिया। कीचू, और मैंने दिल की गहराइयों से उसे पुकारा, लेकिन उसके बाद कुछ न कह सका। मैं थम थामे ज़मीन पर गिरने लगा और मुझे अपने तन बदन का होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो क्वार्टर में अंधेरे और सन्नाटे का राज था। कोई सरगोशी, कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। अब ना कीचू का साया मेरे करीब था और ना डाली के कमरे से कोई आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। मैं अपने हवास मजतमा करके फ़ौरन उठा। सबसे पहले अपने कमरे में गया। डाली बिस्तर पर आराम से सो रही थी। मैंने चादर उठाकर उसकी सांसों की आवाज़ सुनी और मुतमिन होकर सहन में आ गया। सहन के दरवाजे से मैंने बाहर झांक कर देखा। दूर दूर तक खामोशी मुसल्लत थी, लेकिन मेरा पिस्तौल, अब मेरे हाथ में शारदा का पिस्तौल भी नहीं था। मैंने कोने कोने में से तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिला। यके बाद देगरी इन हादसों से मेरा मतवाजन हो गया। मैं गैर मतवाजन हो गया और जाकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। दूसरी सुबह डाली ने मुझे उठाया और सरासीमगी से कहने लगी, शेरू, रामलाल और ठाकर की लाशें बाग में पाई गई हैं। रोज़ एक खून, रोज़ एक हादसा। शेरू, खुदा के लिए यहाँ से चल। मैं बिस्तर से उछल गया और हैरानी से पूछा, वो दोनों मर गए? हाँ, डाली के होंठ लर्ज रहे थे। डाली, मैंने एक तवील सांस ली। किसी बात की फिक्र मत कर, अभी हमें कुछ दिन और यहीं रहेंगे और हिसाब किताब साफ करके यहीं से जाएंगे। मेरे लहजे में यकीनन कोई ऐसी बात थी कि डाली का चेहरा जर्द पड़ गया। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और मुझे पहली बार महसूस हुआ जैसे ये दस्तक मेरे दिल पर नहीं, दरवाजे पर हो रही है। और मैंने बेपरवाही के साथ डाली से कहा, जा देख कौन आया है। डाली ने दरवाज़ा खोला तो उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई।
मैंने सेन में जाकर देखा, दरवाजे पर घुटे हुए सर का एक पिस्ता कद पिंडत खड़ा था और उसकी लाल आंखें बाहर को निकली हुई थीं। जिस्म पर बराए नाम लिबास था और हाथ में एक करछा जिससे धुआं निकल रहा था, और वह अपनी पुर इसरार आवाज़ में डाली से मुखातब था। नारी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम्हें किससे मिलना है महाराज? इससे पहले कि डाली पंडित के सवाल का जवाब देती, मैंने आगे बढ़कर कहा। उसने एक कदम दरवाजे के अंदर रख दिया और अपनी सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज कर दी। उसके हाथ में धरा हुआ करछा तेजी से गर्दिश करने लगा। डाली कवाड़ की एक तरफ सहम कर खड़ी हो गई। पे दर पे सानहों और खून रेज वाक़ियों ने उसका ज़हन माऊफ कर रखा था। गुज़श्ता रात फिर 2 लाशें बाग में पाई गई थीं और सुबह ही सुबह ये पिंडत मेरे दरवाजे पर मौजूद था। पिंडत की मैंने खेज खामोशी मुझे जहर लगने लगी। मैंने इस बार किसी कदर तलखी से कहा, महाराज, मेरा ख्याल है कि तुमने गलत दरवाजे पर दस्तक दी है। मलीच। और पिंडत ने उचक कर तेज़ नज़रों से मुझे घूरते हुए कहा। पिंडत पुजारी सोच विचार के बाद पीक उठाते हैं, क्या तेरा नाम मोहनदास नहीं है? है महाराज, मैंने घबरा के लिहाजत से कहा। मुझे कंवर मोहित चंद्र ने भेजा है। आ जाओ महाराज। कंवर का नाम सुन के मैंने पिंडत को रास्ता देते और सटपटाते हुए कहा, मेरे बड़े भागिया कि आप जैसे महान पुजारी यहाँ पधारे। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? पिंडत ने कोई जवाब नहीं दिया। डाली तजस्सुस और तशवीश की निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने इशारे से उसे खामोश रहने की ताकीद की। पिंडत करछे में सुलगते अंगारों पर मजीद लोबान डालता हुआ आगे बढ़ रहा था। सेहन अबूर करके वो कमरे के बाहर दरांडे की एक चौकी पर पिंडतों के मखसूस अंदाज में बैठ गया। उसकी अचानक आमद बेवजह नहीं थी। उसकी ज़ुबानी कंवर मोहित चंद्र का नाम सुनकर मेरे दिल में 1000 वसवसे बेदार हो गए थे। आने वाले लम्हे ज़िंदगी में कैसा भूचाल लाने वाले थे, मुझे इसका इल्म नहीं था, लेकिन ये यकीन हो चला था कि इस बार कंवर ने थक के कुछ और तरीक़ों से मेरी सरकूबी की फ़िक्र की है। मेरी देखा देखी डाली भी पिंडत के सामने हाथ बांध कर खड़ी हो गई। पिंडत ने करछा बाएं जन्म रखते हुए आंखें मूंद लीं और बराह रास्त मुझसे मुखातब हुआ। कंवर ने बताया है कि वो तुझे अपना ख़ास आदमी समझते हैं। मैं उनका सेवक हूँ महाराज। कंवर जी मेरे मालिक हैं। ऐश्वर की कृपा है और कंवर ने मुझ पर मेहरबान हैं। हाँ। और वह एक लंबा सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए बोला, सब ईश्वर की कृपा है। फिर उसने एक गैर मुतवक्का सवाल का डाला, इस सुंदर नारी से तेरा क्या संबंध है? मैंने जल्दी खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया, इसका नाम डाली है महाराज। हम दोनों साथ साथ रहते हैं। ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी सब कुछ है। पिंडत की आंखें दफतन खुल गईं और उसने मुलामत और कहर की एक नज़र डाली के सरापे पर डाली और वो लर्ज कर रह गई। क्या तुझे अपना जन्मदिन याद है रे? पिंडत की नज़रें पूरे क्वार्टर और दरो दीवार का जायजा ले रही थी, जैसे वो किसी को तलाश कर रहा हो। फिर दोबारा उसकी तेज़ निगाहें मुझ पर टिक गईं। मैं महसूस कर रहा था कि पिंडत मेरे चेहरे के तासरात पढ़ने और दिल का हाल जानने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही एक पिंडत से मेरा वास्ता कंवर मोहित चंद्र के ख़ास कमरे में पड़ा था और वो मेरे माजी के मुतल्लक बहुत कुछ जान गया था। मुझे अंदेशा था कि डाली के सामने पिंडत कोई ऐसी वैसी बात न कह दे जिससे सुनकर डाली गड़बड़ा जाए। उसकी बौखलाहट पिंडत को मशकूक कर सकती थी। अब इसमें कोई शुबा नहीं था कि वह हमारे अज़ाइम की सुन गुन लेने आया है। मरहला सख्त गुजर गया। इससे कबल कि मैं पिंडत के सवाल का जवाब देता, अंदर से गुड्डे की रोने की आवाज़ आई। वो जाग गया था। डाली भागकर अंदर चली गई और मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए जवाब दिया, जन्मदिन छोटे आदमियों को यहाँ कहाँ याद रहता है महाराज, उसकी चिंता तो बड़े लोग करते हैं। उसने छत की तरफ उंगली उठाई और मुख्तलिफ सिमतों में उंगली से इशारा करने लगा और फिर मुझसे बोला, तू बहुत दुखी दिखाई देता है। रोगी, क्या तुझे किसी सहारे की ज़रूरत है? मैं बहुत खुश हूँ महाराज। कंवर जी की कृपा से सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं। वो बड़े दयालु हैं। मैंने अकीदत से कहा। पिंडत का अंदाज और लहजा बहुत पुरइसरार था। ना जाने वो ये औंगे बोंगे सवाल और उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहा था। मैं एक ख्याल से चौंक गया कि कहीं उसने कीचू का राज तो नहीं पा लिया, कहीं उसने उस साए का सुराग तो नहीं लगा लिया जिसने हर आड़े वक़्त में मेरी मदद की है। ये यकीनन कोई गहरा पिंडत होगा। मोहित चंद्र ने रात के हमले में नाकामी के बाद उसे तलब किया होगा। कंवर एक वहमी शख्स है। उसके 2 आदमी जो मेरे मारने के इरादे से आए थे खुद जहन्नम रसीद हो गए।
महेश चंद्र ने मोटजाती तौर पर मेरे जिंदा रहने के सबब पर ज़रूर सोचा होगा। प्रकाश चंद्र की मौत की नोयत भी महेश चंद्र के लिए हैरत अंगेज कारनामा साबित हुई होगी। ना कोई खंजर, ना खून, ना कोई निशान। उसके बाप का उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक मुकर्रा वक़्त पर पुरलोक सदार गया था। जा एक गिलास पानी ले आ, पंडित ने लहराते हुए कहा। मैं वहाँ से हटने के लिए आमादा नहीं था, लेकिन डाली को आवाज़ देकर दोबारा पंडित के पास बुलाना भी नहीं चाहता था। चारों नाचार मैं खुद ही लपक कर अंदर गया। डाली का चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। उसने इशारे से पंडित की आमद का मकसद दरियाफ्त किया। मेरे पास शाने उचकाने और अपनी लाइल्मी ज़ाहिर करने के सिवा कौन सी खबर थी जो उसे मुतमिन करता। पानी लेके मैं जल्द अज जल्द बाहर आ गया। जब मैं वापस आया तो सहन और बरामदे में कोई तेज़ बू फैली हुई थी। पंडित ने गिलास मेरे हाथ से लेकर कुछ पढ़ना शुरू किया और फूंक मारकर उसे किचन कच्चे सेन में उछाल दिया। जो पानी गिलास में बचा वो उसने दीवार पर फेंक दिया। मुझे क्वार्टर में फैली हुई नागवार बू और पंडित के पानी फेंकने पर हैरत हुई। वो मेरे चेहरे के तासरात भांप कर गंभीर आवाज़ में बोला, अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा मन शांत हो जाएगा। मैंने जल पर मंत्र फूंक कर मकान पोतर कर दिया है। अब गंदे साए तेरा जीवन बेअक्ल नहीं करेंगे। मैं समझा नहीं महाराज, मैंने हाथ जोड़कर खुशामदाना अंदाज में कहा। तुम किन गंदे सायों की बात कर रहे हो? ये क्वार्टर तो बहुत अच्छा है, यहाँ मुझे बड़ा सुख है, खूब नींद आती है। अब तुझे और अच्छी नींद आएगी। तेरी आंखें सामने की चीज़ें देखती हैं बालक, वो गर्जदार आवाज़ में ठहर ठहर कर बोला। पर मुझे अपनी आंखों से ज़मीन के अंदर का भी नज़र आ जाता है। अरे पापी, वो बफर कर बोला, मिनश मिनक का खून कर रहा है। तू कुछ नहीं जानता, पर मैं देख रहा हूँ कि प्रकाश बूंद पर मनहूस साए मंडला रहे हैं। तू कंवर जी का खास सेवक है, इसलिए तेरी रक्षा करना ज़रूरी था, समझा? और वह एकदम खामोश हो गया और करछा संभाल कर उठने लगा। धन्य हो महाराज, कंवर जी को मेरा कितना ख्याल है। कुछ देर और पधारो गुरुदेव और मुझे अपने सेवा करने का मौका दो। कुछ जल भोजन करते जाओ। और मैंने उसके पांव पकड़ते हुए कहा, पीछे हट। उसने धतकारते हुए कहा, पापी हाथ लगाता है। और फिर वो अचानक पलटा और मेरी आंखों में झांक कर बोला, तुझे कौन सा फूल, कौन सा रंग पसंद है? मैंने कहीं सुना था कि पंडित पुजारी फूल और रंग की पसंद से बहुत से नतीजे निकाल लेते हैं। चुनाचा मैंने गलत बयानी से काम लेकर चंपा का नाम लिया, हालांकि मुझे मोतिया ज़्यादा पसंद था। रंगों में मैंने दानिस्ता काले रंग का नाम लिया, जबकि काला किसी को भी पसंद नहीं होता। पंडित ने चंपा और काले रंग का नाम सुनकर आंखें बंद कर ली और मैं उसके चेहरे पर खिंचाव महसूस कर रहा था। चंद साणिये वो उसी कश्मकश में खड़ा रहा और फिर उसके पपोटे मुतहरक होकर खुल गए और वो नाराज़गी से कह रहा था, पागल, पंडितों पुजारियों की शक्तियाँ महान होती हैं। वो मन का हाल भी जानने की शक्ति रखते हैं। पंडित के तेवर खतरनाक थे। वो मन का हाल जानने का दावा कर रहा था। अगर उसे मन का हाल मालूम होता तो इतने सवाल करने की उसे ज़रूरत पेश क्यों आती? क्या सेवक से कोई भूल हो गई? और मैंने उसका गुस्सा देकर कहा, मोहनदास, वो बिगड़ गया था। धमकी अमेज लहजे में बोला, याद रख, जंगल में उसी का हुक्म चलता है जो सबसे ज़्यादा बलवान होता है। डाली पंडित के करख्त आवाज़ सुनकर गुड्डे को रोता छोड़कर बाहर आ गई। मैंने कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन पंडित सुर्ख नज़रों से मुझे घूरता हुआ क्वार्टर से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद डाली मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगी। मैंने उसे चंद में खामोश रहने की तलकीन की और बरामदे की उसी चौकी पर नढाल होकर बैठ गया जहाँ पंडित बैठा हुआ था। मेरे ज़हन में अनगिनत सवाल, अनगिनत अंदेशे गर्दिश कर रहे थे और पंडित का आखिरी जुमला, महेश चंद्र के लिए अब मेरा वजूद नाकाबिले बर्दाश्त था। वो मेरी फना का ख्वाह था, मगर क्यों? जवाब कोई मुश्किल नहीं था। वो अपना हर राज मिटा देना चाहता था। अगर कीचू एक पुरअसरार ताकत मेरी मदद कर रही थी तो महेश चंद्र अपने बेशुमार साधु और पंडितों को मेरे खिलाफ उकसा सकता था। उसे ये तो अंदाज़ा तो हो ही गया कि कोई साया मेरी पुष्टपनाही कर रहा है। पंडित के ज़ू मैंने जुमलों की तशरीह के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरा ज़िंदा रहना मुश्किल है। मुझे बख्तावर और बन्नो बेगम के कत्ल पर उसी वक़्त अपने आप को मौत के सुपुर्द कर देना चाहिए था। ये ज़िंदगी जो मैंने ज़बरदस्ती हासिल की है हमेशा मुझे परेशान करती रहेगी।
वो कीचू को मेरी मदद से बाज रखने में कामयाब हो गए तो फिर मेरे लिए क्या रह जाएगा। मुमकिन है कि कीचू के लिए पिंडत ने कोई ऐसा मंत्र फूंक दिया हो कि वो कभी इस तरफ का रुख ना करे। जब एक साधु मेरी माजी के बारे में सब कुछ जान सकता है तो दूसरा कीचू को मुझसे दूर करने की कोशिश में कामयाब क्यों नहीं हो सकता। पिंडत के आने से पहले डाली के सामने बड़ी हिम्मत और जवामर्दी की बातें कर रहा था। पिंडत के जाने के बाद मेरे सर में दर्द होने लगा। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मेरी बिगड़ती हुई हालत से डाली घबरा गई और वो मेरे हाथ चेहरे से हटाकर बोली, शेरू, मुझे मालूम है कि पिंडत कोई अच्छी बात नहीं कहकर गया। मुझे वो कोई अच्छा आदमी नहीं लगा। शेरू, अगर तू भाग नहीं सकता तो रोज़ रोज़ के इन झगड़ों से निजात हासिल कर ले। तू पहले मेरी गर्दन पर छुरी फेर दे, फिर गुड्डे को ख़त्म कर दे और जी कड़ा करके अपने सीने में भी छुरा घोंप ले। पगली, मैंने एक सांस ली और ऐसी आवाज़ में कहा जिसमें एतमाद नहीं था, खौफज़दा क्यों होती है? हमारे मरने का वक्त आएगा तो कौन रोक सकता है? अब तक हम बचते रहे हैं तो आगे भी उम्मीद रख। प्रकाश बूंद से भागने का वक्त अभी नहीं आया। हमें यहाँ अपनी मौत का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा। कुछ इंतज़ाम करके मरूंगा। मैंने इश्तिआल में आकर कहा। तू महेश चंद्र पर विश्वास कर रहा है, वो एक नंबर का हरामी है। शेरू, जो अपने बाप का ना हुआ वो अपने मुलाजमों का कैसे हो सकता है? अरे मैं सब जानती हूँ कि महेश और उसके गुर्गे तेरी जान के लागू क्यों हो गए हैं। मैंने उन मुर्दों को बहुत करीब से देखा है। इन सब के दिल के पत्थर के हैं। मायूस मत हो मेरी डाली, मैंने पहली बार से खींच कर सीने से लगाते हुए कहा। इतना इंतज़ार और कर ले कि मैं हिसाब किताब साफ कर लूँ। मेरी हिम्मत बढ़ाने की बजाय तू तो उसे और पस्त कर रही है। हौसला रख डाली, जा दे गुड्डे को संभाल, वो रो रहा है। मैंने उसे अपने सीने से अलग करते हुए कहा। लफ्ज़ अदा करने में क्या खर्च होता है, मगर लफ्ज़ हर ज़ख्म का मुदाफ़ा होते तो ज़िंदगी में ये बेआरामियाँ, ये महरूमियाँ क्यों होती। मैंने वो लफ्ज़ डाली के सामने अदा कर दिए थे जिन पर मुझे खुद भरोसा नहीं था। मैं चौकी पर बैठा सोचता रहा, क्या मैं एक नाकारा शख्स हूँ? क्या मेरे बाजू मिट्टी के बने हुए हैं और मेरे दिमाग में किसी जानवर का मगज़ है? हौसले की एक लहर मेरे रगो वपे में एक सानिए के लिए दौड़ी, लेकिन जिस्म पर खौफ और दहशत का ऐसा गलबा था कि वो शोला एकदम मंद पड़ गया और मैंने अपने इर्द गिर्द लोहे का एक पिंजरा देखा जिसमें एक गधा बंद था, जिसका इत्तफाक से कोई इंसानी नाम पड़ गया था, मीर जमशेद आलम। शेरबाज खान, शेरू, मोहनदास। सिर्फ यही नहीं कि पिंडत की आमद का मकसद क्या था। रात के वाक़यात पर गौर करने की तो मोहलत भी नहीं मिली थी। शारदा ने जो पिस्तौल दिया था वो भी गायब था और मैं उसे रात ही ढूंढते ढूंढते थक गया था। रात कीचू के पुर इसरार साए ने जिस वक्त मेरे होशो हवास सलब कर रखे थे, पिस्तौल उसी दौरान में कहीं गुम हुआ। उसे ठाकर और रामलाल में से कोई ले गया या कोई और। मैं अपनी तलबी का मुंतज़िर था। अब प्रकाश बूंद के संगे दिल जलाद मेरी पीठ पर कोड़े लगाएंगे और मेरे मुंह पर थूकेंगे। इसी उधेड़ बन में आबद शरादी का चेहरा याद आ गया, जो कल कंवर महेश चंद्र से मिलने आया था। क्या मेरा माजी के मुतल्लक जो बातें साधु महेश चंद्र को नहीं बता सका था, वो आबद शरादी ने बता दी। अगर उसने ये भी कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ तो महेश चंद्र के गैज़ो गज़ब का क्या आलम होगा। अगर आबद शरादी प्रकाश बूंद में मौजूद है तो किसी वक्त भी मेरा चेहरा देख सकता है। मुमकिन है जे पाल ने महेश चंद्र को ये इतला भी दे दी हो कि मुझे पारों ने अपनी ख्वाबगाह में तलब किया था, और उस बात का भी इम्कान है कि मुझ पर शारदा के इत्तफाक का पता महेश चंद्र को चल गया हो और उसने मुझ जैसे ख़तरनाक आदमी को फ़ौरन रास्ते से हटाने के लिए ठाकर और रामलाल को मामूर किया हो। ठाकर और रामलाल का अंजाम इबरतनाक हुआ तो क्या हुआ? महेश चंद्र के पास जानसारों की कोई कमी है। दिन चढ़ आया था, ना मैंने नाश्ता किया, ना कुछ खाने को जी चाहता था। डाली ने चिढ़कर गुड्डे को मेरी गोद में डाल दिया और गुड्डे ने इतना काम ज़रूर किया है कि मुझे अजाबनाक फ़िक्रों से निजात दिला दी और वो खिलखिलाने लगा जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। शारदा की तरफ जाते हुए मैं बेहद पुरसकून था। मेरी नज़रें झुकी हुई थी। डर था कि कहीं आबद शरादी से मिडभीड़ ना हो जाए। शारदा के पास जाने का इरादा मैंने सोच समझ कर किया था। एक तो ये कि रात शारदा ही मेरे ख़िलाफ़ साजिश का इंकशाफ करने आई थी और उसने अपने अहदो पैमान निभाए थे। दूसरा ये कि आइंदा पेश आने वाले वाक़यात के बारे में मुझे बेहतरीन मशवरे शारदा ही से मिल सकते थे।
कल की तरह आज भी मैं आबद शरादी के खौफ से घर बैठ जाता तो ये मसाइब कम ना होते बल्कि दिमाग ख़राब हो जाता। प्रकाश भवन में मेरे साथ कैसा मज़ का खेत तमाशा हो रहा था। एक तरफ उसी ख़ानदान का एक फ़र्द मेरे खून का प्यासा था और दूसरी तरफ यहीं एक बाअसर लड़की मेरी ज़िंदगी के लिए रुसवाई के खौफ से बेपरवाह जद्दोजहद कर रही थी। मैं यहाँ की कई औरतों का महबूब था। मैं यहाँ के कई मर्दों की नज़रों में खड़कता था। मुलाजमों के चेहरे जर्द पड़े थे। रास्ते में कई सहमे हुए मुलाजमों ने मेरा रास्ता रोककर रात के वाक़यात पर राजदाराना अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं भगवान बेहतर जानता है, मैं अपनी जान की खैर मनाओ भाई, कहता हुआ आगे बढ़ गया। जिसके ज़हन से मतवातर खूनी वाक़यात रूनुमा हो रहे थे, उस गरीब मुलाजमों में बेचैनी पैदा होने वाली लाजमी थी। मेरा ख्याल था कि बहुत से नौकर प्रकाश भवन के मुख्तिल से निकलने के लिए पर तोल रहे होंगे। नामालूम और कितने लोग मेरी तरह अजाब से दो चार होंगे। उनके पैरों में नदीदा जंजीरें पड़ी हुई थी। रामलाल और ठाकर की मौत का सबब सांप डसना बताया गया था। कवर महेश चंद्र के ख़ास मुलाजमों ने दोनों लाशें ठिकाने लगाने में बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया था। ये अंदाज़ा होता था कि महेश कुछ अरसे तक खामोश रहेगा, क्योंकि अगर मुलाजमों में बेचैनी आम हो गई तो प्रकाश भवन के आकाओं की ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। ये महकूम ही ना होंगे तो हाकिम किस बात पर हुकूमत करेंगे। हुकूमत के लिए महकूमों की मौजूदगी शर्त है। मैं शारदा से मिलकर ये मालूम करना चाहता था कि उसे साजिश का इल्म किस तरह हुआ। मैं शारदा के कमरे में खामोशी से दाखिल हुआ तो वहाँ प्रकाश चंद्र की और लड़कियाँ भी मौजूद थीं। शंकुतला भी थी और मेरी आमद पर शंकुतला ने एक ख़ास अंदाज से मुझे देखा और हम दोनों की ये कैफियत शारदा ने ख़ास तौर पर महसूस की। उसके लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट छा गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो संभल गई। मुझे जिंदा सलामत देखकर इम्तनान व तशक्कर के जज्बात उसकी आंखों में उभर आए। मैं लड़कियों के हजूम को बारी बारी सलाम करता हुआ शारदा के कमरे से मुल्हिक कमरे में घुस गया। वहाँ मालती पहले से मौजूद थी। खिलाफ़े मामूल वो खासी संजीदा थी। क्यों रे मोहन, रात की कथा भी सुनी तूने? वो अपने मखसूस अंदाज में बोली। वो फर्नीचर के गिर्द साफ़ कर रही थी और मैं उसकी मदद करने लगा और मेरे मुंह से निकल गया, अभी क्या है, आगे देख क्या होता है। यार मोहन और मालती कभी कभी कुर्बत का ऐसा इजहार करती थी, अब यहाँ से दिल उचाट हो गया है, पता नहीं कल किसका नंबर आ जाए। तू तो मुझे यहाँ से भगा कर ले चल प्यारे, वो मेरे करीब कोले मटकाते हुए बोली। सब जाना चाहते हैं, बोली गुड़िया, मैं देख रहा हूँ कि एक दिन ये महल खाली हो जाएगा, फिर यहाँ कुत्ते लौटेंगे। मैं आज रात तेरी तरफ आऊँगी, वो रातदारी से बोली, फिर बातें होंगी, ज़रा इधर उधर देख कर चला कर। डाली अब घर ही में मौजूद रहती है, तू कैसे आएगी? और दिन में किसी समय आ जाना। मैं मालती की बात रद्द करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। ऐसे वक्त में मुझे हर शख्स के तावन की ज़रूरत थी। हम दोनों सफाई करने और बिस्तर की चादर बदलने में मसरूफ़ थे कि शारदा की आवाज़ आई। मैं काम छोड़कर बाहर लपका और मालती चौंका मौजूद थी, इसलिए मेरे चेहरे पर मुलाजमों की सी कैफियत तारी थी। शारदा ने सबसे पहले ये काम किया कि मालती को एक हुक्म देकर बाहर भेज दिया। मालती ने चलते वक्त मेरी आंख मारी, जैसे कह रही हो कि बच के रहना, इसकी नज़र भी तुझ पर है। मालती चली गई तो शारदा तेजी से मेरे करीब आई। उसका अंदाज़ सुपुर्दगी का था, लेकिन मेरे करीब आकर रुक गई। उसके चेहरे पर रोशनियाँ जगमगा रही थी और वो मुस्कुराते हुए बोली, बुज़ुर्गों ने सच कहा है मोहन, जिसे भगवान रखे उसे कौन चखे। यह खुशी आर्जी है और मैंने कसदन बेतकल्फ़ी इख्तियार की। रामलाल और ठाकर की मौत से एक खतरा टल गया है, लेकिन हज़ारों खतरे और पैदा हो गए हैं। तुम चिंता मत करो मोहन, शारदा ने बड़े एतमाद और वक़ार से कहा। क्या आपने कमर साहब बहादुर से मेरी सिफारिश कर दी है? मेरा लहजा मैंने खेल था। शारदा महेश चंद्र की सगी बहन थी। महाराज के देहांत के बाद उसकी अहमियत महेश चंद्र की वजह से बढ़ गई थी, लेकिन मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहता था। पर केश चंद्र भी महेश चंद्र का सगा बाप था। मुझे यकीन था कि शारदा इस हकीकत से लाइलम होगी कि मेरे कत्ल की साजिश में खुद उसके भाई का हाथ है, वरना वो इस कदर हशाश बिशात नजर ना आती। अभी इसकी नौबत नहीं आई है मोहन, उसने सर झटकर कहा और उसके लंबे लंबे स्याह बाल शानों पर बिखर गए। फ़िलहाल मैंने तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त अपने तौर पर कर दिया है, लेकिन अगर ख़तरा बढ़ा तो मैं महेश से भी बात कर लूँगी।
शारदा, और मैंने एक कदम और बढ़ाया और उसका नर्म हाथ थामते हुए बोला, मैं इस वक्त आपसे कुछ और दरियाफ्त करने आया हूँ। अरे मोहन, तुम्हारे लहजे में फिर तकल्लुफ़ की बू आ रही है और उससे मुझे शदीद तकलीफ़ होती है। क्या तुम मुझ पर अभी तक एतमाद नहीं करते? क्या मैं प्रकाश भून की दूसरी औरतों की तरह तुम्हें फरेबी दिखाई देती हूँ? वो शिकायत के अंदाज में बोली। शारदा, और मुझे अपनी औकात का ख्याल आ जाता है, मैंने डूबती हुई आवाज़ में कहा। ऐसी बातें करके तुम मुझे दुख पहुंचा रहे हो। आप मुझे यूं ही कत्ल करेंगी, मैंने मुस्कुराकर कहा, और वो मेरे इस अचानक जुमले पर शर्मा गई और अपनी साड़ी देखने लगी। उसे ख्याल नहीं था कि उसकी साड़ी का पल्लू ज़मीन पर गिर पड़ा है और उसका नाजुक अंदाम सरापा तजल्लियाँ बिखेर रहा है। मैं सब कुछ भूल के उसमें गुम हो गया। ओह, और वो खज्जल होके बोली और उसने अपना पल्लू दुरुस्त किया। तुम क्या पूछना चाहते थे? वो झिझकते हुए बोली। हाँ, मैंने सब कुछ याद करते हुए कहा, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ शारदा कि मेरे कत्ल की साजिश में किसका हाथ था। मैं शारदा की पेशानी पर एक आवारा लट छेड़ने लगा। तुमसे, वो सरगोशी में बोली और मेरी कमीज़ का ऊपर का बटन बंद करने लगी। मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती। मैंने कहा था कि यहाँ हर राज की कीमत मुकर्रर है। प्रकाश भून से मेरा तल्लक ही क्या है? मुझे ज़िंदगी भर यहीं नहीं रहना है। चुनाचे जब मुझे यहाँ की दौलत की भी परवाह नहीं। मैंने राज खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली लगानी शुरू कर दी है। मालती मेरी बेहतरीन राजदार है। उसके कई आदमी इधर उधर फैले हुए हैं। उसे ठाकर और रामलाल की बदनीति का इल्म किसी और के जरिए होते हो गया था। आपके ख्याल में मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? मैं विश्वास से कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है कि शंकुतला को तुम नापसंद होने लगे हो। शारदा संजीदा हो गई। अजीत के साथ भी इस किस्म का नाटक खेला गया था और मुझे मालती के जरिए पता चला है कि अब वो जयपाल से करीब हो रही है। मैंने अपना शुबा और यकीन शारदा पर ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं समझा। वो मुझसे रात को क्वार्टर में ताला बंद करने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रहने की ताकीद करती रही और प्रकाश भून की साजिशों के पुराने तौर तरीके बताती रही। फिर उसने अचानक चौंकते हुए कहा, मोहन, मैं एक बात तो भूल ही गई। और आज तुम किस वक्त इधर आए थे? और मुझे तुम जैसे अक्लमंद और पढ़े लिखे आदमी से ऐसी तवक्का नहीं थी कि तुम इस हमाकत का सबूत दोगे। तुम्हें अब से पहले से ज़्यादा मोहतात रहना होगा। तुम्हें किसी की नज़र लग गई है। शंकुतला तो नागन है और उसके शरीर का जहर प्रकाश भून में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है। वक्त बेवक्त बाहर मत निकला करो। मैं आपका इशारा नहीं समझा शारदा, मैंने तज्जब से पूछा। आपको ये शुबा कैसे हुआ कि मैं रात इधर आया था? अगर तुम नहीं आए थे तो मेरा पिस्तौल क्या जिन भूत यहाँ छोड़ गए हैं? कीचू, मेरे ज़हन में कीचू का साया उभर आया और पिस्तौल की गुमशुदगी का मुअम्मा खुद ब खुद हल हो गया। मुझे जो तशवीश लाहक थी वो ख़त्म हो गई और मैंने जल्दी से बात बनाते हुए कहा, आपका पिस्तौल ज़्यादा देर तक मैंने अपने पास रखना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए रात ही खामोशी से उसे वापस छोड़ गया था। क्यों? क्या तुम्हारा ख्याल था कि पिस्तौल तुम्हारे पास से बरामद होता तो मैं आंखें बदल लेती? शारदा ने मुझे शाह की नज़रों से देखते हुए कहा और उसके एक एक अंदाज से बेपनाह मोहब्बत का इज़हार हो रहा था। अब आप मुझे नाराज़ करने के मूड में हैं। आप बदला ले रही हैं। ठीक है, हम पे सितम कीजिए, हमें सज़ाएं दीजिए। शारदा, मैंने वालहाना कहा, मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर ये कदम उठाया है। मेरे लिए यही बहुत है कि प्रकाश भून की एक हसीन लड़की, एक राजकुमारी मेरा ख्याल रखती है। फिर वही राजकुमारी, अल्फाज वापस लो। शारदा की आवाज़ कपकपा रही थी और आंखों में मोती झलमिला रहे थे। उसके याकुवती होंठ थरथरा रहे थे। मैं एक आदमी बन गया क्योंकि मैं बहरहाल एक आदमी ही था। मैंने आगे बढ़कर उसके लब चूम लिए और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे होंठ सुन्न हो गए हों, जैसे उन्हें करंट लग गया हो, जैसे वो मेरे होंठ ना हों। हमारे दरमियान ऐसा पहली बार हुआ था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं यकलख्त पीछे हट गया। शारदा की नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं। मेरा ख्याल था कि वो मेरी जसारत पर बरहमी का इज़हार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहन, अब आइंदा ऐसा ना करना। और वह दबी ज़बान से बोली, अब मुझे एहसास होता है कि जैसे मैं शंकुतला हो गई हूँ, जैसे मैं एक मुजरम हूँ और मेरे चेहरे पर दाग पड़ गए हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे मोहन, फिर मेरा तुम्हारा ये फ़र्क भी ख़त्म हो जाएगा। तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे, फिर तुम जो चाहो करना। वो सिसकने लगी। अरे अरे, आप तो रोने लगी। मैंने खिफ़त से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बस यूँ ही जी चाहा कि आप। एक खादमा के आ जाने से मैंने होंठ सी लिए। शारदा ने बड़ी सूरत से अपना लहजा बदल लिया।
प्रकाश भवन में गाहे गाहे ही शारदा से खिलवत के ये मौके मिलते थे, और जब मिलते थे तो कोई ना कोई आ धमकता और सारा शिरादा मुंतशिर कर देता था। शारदा ने मुझे सरे शाम ही रुखसत कर दिया। वो औरों के सामने मुझ पर हुक्म चलाती थी, मगर खिलवत में मेरी हुकूमत उस पर चलती थी। मैं उससे बातें करता रहता था, और उस दिन मैं वहाँ से आया तो मेरा दिलो दिमाग का तकद्दर खासा दूर हो चुका था। घर में कोई नहीं था। इस तन्हाई में फिर तरह तरह के ख्यालात ने मुझे घेर लिया, और जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया मेरा दिल डूबने लगा। शारदा ने आज अपनी वालहाना गुफ्तगू से मेरी दुनिया बदल दी थी, और मैंने तय कर लिया था कि उससे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। इतने सितम झेलने का इनाम अगर शारदा की सूरत में मिले तो ये सितम कुछ भी नहीं थे। जब मैंने ये अज़म किया था तो मुझे बानो याद नहीं रही थी, और मैं डाली को भी फरामोश कर बैठा था। बानो मेरा फ़राक में कैसी कट रही होगी, मगर वो क्या बात थी कि शारदा मेरी नज़र में पेश पेश थी। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं प्रकाश भून के खाए हुए ज़ख्मों से चूर चूर हो चुका था, और मोहेश से अपने इंतकाम की आग इसी सूरत में बुझा सकता था कि उसकी बहन को यहाँ से ले जाऊँ। और फिर शारदा तो ऐसी लड़की थी जिस पर ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी जाएं, जिसे खून से ख़त लिखे जाएं, जिसके लिए उम्र भर इंतज़ार में गुजार दी जाए, जिसके लिए रातों को दिन समझा जाए और दिन जहन्नम समझे जाएं। और बानो, किसी ने मेरे कानों में सरगोशी की और किसी ने मुझे टहोका मारा। मैं झंझलाकर उठ बैठा और क्वार्टर में टहलने लगा। तमाम ख्वाब इस वक्त बेकार हैं जब तक मैं इस कैद खाने से रिहाई हासिल नहीं कर लेता, और कैद खाने से रिहाई उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक महेश चंद्र को ये यकीन ना हो जाए कि वह हमेशा उसके लिए बेज़रर रहूँगा, या वो ये समझ ले कि मेरी पिसपाई, मेरी मौत उसकी ज़िंदगी में महाल है, या फिर ये कि महेश चंद्र खुद ख़त्म हो जाए। हाँ, मेरे ज़हन में कोई शोला सा लपका, महेश चंद्र क्यों ज़िंदा रहे, और मेरी तमाम मुसीबतों की जड़ वही है, मेरे तमाम राज़ों से वही वाकिफ़ है। वो ज़िंदा रहे तो मैं मुर्दा हूँ, और मुझे सिर्फ़ एक शख्स से निमटना पड़ेगा, और प्रकाश भून के तमाम रास्ते मेरे लिए खुल जाएंगे। मैं आज़ाद हवाओं में सांस ले सकूँगा, फिर से नई ज़िंदगी शुरू कर सकूँगा। मगर मैंने अपने जज्बात की खुद ही नफ़ी की। क्या मैं दोबारा शहरों में जा सकता हूँ और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ? बन्नो बेगम और बख्तावर के कत्ल के मामले पर औस नहीं पड़ेगी। मैं गुंजान आबादियों से भागता ही रहूँगा, मगर सनसान बस्तियों में तो ऐसी वहशत ना होगी कि मैं कहीं भी मुँह छुपा लूँगा। मैं अपना चेहरा मसक कर लूँगा, मैं अंधा हो जाऊँगा, मैं अपनी एक टांग काट लूँगा ताकि मेरी कोई शनाख्त ना रह सके। इतने बड़े हिंदुस्तान में मुझे कहीं तो अपने आप को छुपाने के लिए कोई झोंपड़ी, कोई साइबान, कोई गार मिल सकता है। मैंने जितना सोचा महेश चंद्र की ज़िंदगी के दिन कम होते गए। अब मेरे सामने एक ही मसला था कि मैं किस तरह महेश चंद्र को सफ़ा हसी से मिटा सकता हूँ। काश कीचू को यह काम करने के लिए राज़ी हो जाए, वरना फिर एक तवील इंतज़ार, किसी मुनासिब मौका के लिए तवील इंतज़ार, और इस दौरान में मुमकिन है महेश चंद्र मेरी मौत का फरमान दोबारा जारी कर दे। फरमान तो जारी हो गया था, नामालूम कब उसकी तामील हो जाए। मैं कीचू को याद करने लगा। कीचू कौन है, क्या है? इन सवालों का कोई इत्मीनान बख्श जवाब मेरे पास नहीं था। कीचू कोई साया है जो मुझ पर माइल है, बस यही बात उस वक़्त गनीमत थी। चिराग जलते ही डाली कमरे में आ गई, और वो राम लाल और ठाकर की मौत के बारे में मुलाजमों की चहमगोइयाँ और फवाहें सुनाने लगी। डाली के चेहरे की जर्दी और उसकी हौसला शिकन गुफ्तगू सुनकर मेरे ज़हन में यह अंदेशा भी खटकने लगा था कि डाली जैसी औरत को हालात ने बुज़दिल बना दिया है। अगर उस पर सख्ती की गई और उसके बच्चे को निशाना बनाया गया तो क्या अजब है कि वह अपनी ज़ुबान खोल दे। उसकी ज़ुबान खुल गई तो क़यामत आ जाएगी। इस खदशे को इस वक्त और तकवीत मिली जब जे पाल का एक मतह डाली को बुलाने आया, और मैं उठकर सहन में टहलना मैंने शुरू कर दिया। हर लहजे मेरा कर्ब बढ़ता जा रहा था। हर आहट पर मेरी नज़रें दरवाजे की सिमत उठ रही थी। शायद डाली वापस आ गई हो। रात भीगने लगी। अंदर बेचारा गुड्डा तनहा पड़ा रो रहा था। क्वार्टर गुप अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने गुड्डे को खिलौने देकर उसे किसी न किसी तरह खामोश किया। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने कीचू का नाम कई बार लिया और बार बार इधर उधर हड़बड़ा के देखा कि कहीं उसका साया करीब ही ना हो, और फिर मुझे सुबह आने वाला पिंडत याद आ गया। उस कमबख्त ने कीचू के आने के रास्ते ही बंद ना कर दिए हों, इसलिए मैंने इरादा किया कि मैं आज रात बाग में ज़रूर जाऊंगा, खसूसन रात की रानी के उस पौधे के पास जहां कीचू का साया गायब हो गया था।
हालांकि ऐसे मशकूक हालात में बाग में जाना खतरे से खाली नहीं था, मगर कीचू से रब्ता करने के लिए कोई ना कोई खतरा तो ज़रूर मोल लेना था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं अपनी जगह से उछल गया और लपक के दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे पर हरिदास को देखकर यूँ ठठक गया जैसे हरिदास के रूप में फांसी का फंदा मेरे सामने मौजूद हो। तुम हरिदास? और मैंने मुश्किल से अपने सांसों पर काबू पाते हुए कहा। कंवर जी ने तुम्हें याद किया है, हरिदास पाट लहजे में बोला। क्यों चाचा, कोई ख़ास काम? मैंने तशवीश से पूछा। यही तो इन्हें से जाके पूछना, हरिदास ने बरहमी से जवाब दिया। बिगड़ते क्यों हूँ चाचा, चलता हूँ, मैंने ठंडी सांस भरकर कहा। डाली पर घर पर नहीं है, मैं गुड्डे को साथ वाले क्वार्टर में छोड़ के आता हूँ। कंवर जी का हुक्म है कि मैं तुम्हें साथ लेकर आऊँ। हरिदास का अंदाज बदला हुआ था और मैंने हिज्जत मुनासिब नहीं समझी। गुड्डे को साथ वाले क्वार्टर में छोड़कर हरिदास के साथ चल दिया। पहले डाली को जयपाल ने बुलाया और अब कंवर महेश चंद्र की जानब से मेरी तलबी का हुक्म आया था। हरिदास की खामोशी खिलाफी तवक्का थी। कुछ दूर चलने के बाद मैंने हरिदास को छेड़ा। क्यों चाचा, ये कैसी कचौरियाँ पक रही हैं? अपना दिमाग तो उल्टाम हो गया है। भगवान जाने, हरिदास का जवाब जज्बे और तासर से यकसर आ रही था। मुझे तो अब डर लगने लगा है और मैंने उसे टटोलने के लिए गुफ्तगू जारी रखी। तले ऊपर 4 मौतें हो चुकी हैं, कौन जाने यहाँ क्या होने वाला है। अपने काम से काम रख मोहनदास, हरिदास सहमे हुए लहजे में बोला। यहाँ ज़ुबान खोलने की सज़ा भी मौत से कम नहीं। मैंने मज़ीद कोई बात नहीं की। जयपाल के कमरे से गुजरते वक्त मैंने अंदर झांक कर देखा। उसके वो नायब ड्यूटी पर चौकस मौजूद थे, जयपाल नहीं था। हमें बाहर ही से रोक लिया गया। मालूम हुआ कि कंवर महेश चंद्र अपने छोटे भाइयों के साथ किसी अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहा है। खासी देर बाद जब दोनों राजकुमार तमक्कन से बाहर निकले तो मेरी बारी आने की उम्मीद हुई। दोनों राजकुमारों ने सरसरी अंदाज से मुझे और जयपाल के नाइबों को देखा। हम सब हाथ बांधे हुए खड़े थे। राजकुमार चले गए तो हरिदास ने अंदर जाके मेरे आने की इतला दी। महेश चंद्र ने मुझे फौरन तलब कर लिया। कमरे में वो अब बिल भी तनहा नहीं था, पारो भी मौजूद थी। महेश चंद्र मुझे देखकर अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक पैदा हुई। गिलास हाथ में लिए वो लड़खड़ाता हुआ मेरे पास आया। मुझे उसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन आज मैंने भी जी में ठान ली कि अगर वो बदतमीजी करेगा तो यही कोई फैसला हो जाएगा। रोज़ रोज़ की जिल्लत से एक दिन की इज्जत की मौत अच्छी है। कंवर ने मेरे गिर्द 2-4 चक्कर लगाए। मैं बुत की तरह जमा हुआ खड़ा रहा। कंवर चंद लम्हों के लिए मेरे रूबरू ठहर गया और उसने अपनी बड़ी बड़ी नशीली आंखों में मेरी आंखों में डाल दी। मैं कोशिश के बावजूद उससे नज़र नहीं मिला सका। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। कंवर मुस्कुराता वह सोफे पर वापस चला गया और उसने एक सिगरेट होंठों से लगाया। पारो ने पेशकदमी की और उसका सिगरेट सुलगाया। शुक्रिया, महेश चंद्र ने कहा और खनखार कर मुझसे मुखातब हुआ। मोहनदास, उसकी आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। जानते हो कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? वो हम का सीगा पूरी धमक से इस्तेमाल कर रहा था। गुलाम की गर्दन चाहिए, मैंने सर झुकाकर कहा। खूब, उसने इफ्तिखार से पारो की तरफ देखा। हमने तुम्हें एक ज़रूरी काम से बुलाया है। हुक्म दीजिए सरकार, मैंने मुअद्दबाना जवाब दिया। तुम जानते हो दूसरों के मुकाबले में हम तुम पर कितना विश्वास है। आपकी कृपा है सरकार, सेवक आपके विश्वास को धोखा नहीं देगा। हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने से दूर कर रहे हैं। मैं हिम्मत अनगोश हो गया। क्या गुलाम से कोई गलती हो गई? नहीं, गलती करने वाले यहाँ सिर्फ एक बार गलती करते हैं, फिर सरकार मुझे खुद से जुदा क्यों कर रहे हैं? वो गर्ज कर बोला। सुनो मोहनदास, हमने पहले भी तुम्हें कई बार आजमाया है, अब फिर शायद तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए। अब के तुम्हारा काम पहले से ज़्यादा अहम है। इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते। महाराज अमरनाथ के महल में निजी मुलाजमों की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि महाराज की सेवा करने के लिए तुम राज महल में मुलाजमत इख्तियार कर लो। आखिरी जुमला इंतहाई मैंने खेद अंदाज में अदा किया गया था। मैं काम कर रह गया। एक लम्हे में बहुत सी बातें मेरे जहन में दर आईं। मुझे राज महल में मुलाजमत का मशवरा या हुक्म देने का मकसद साफ था। कंवर की परवाज़ इस बार पहले से ज़्यादा बुलंद थी। कंवर की अंग्रेज़ों से दोस्ती का सिलसिला भी उससे उस हुक्म से मिल रहा था और मैंने मोहतात अंदाज में तेज़ी से कहा, क्या राज महल में मुझे मुलाजमत मिल जाएगी सरकार? शट अप, महेश ने मुझे हकारत से झिड़का। ये सोचना हमारा काम है। सरकार के हुक्म पर सेवक अपने जीवन भी बलिदान कर सकता है। मैंने बाकायदा झुक कर कंवर के सामने हाथ जोड़े। मगर
मगर कंवर की जुबान लड़खड़ाने लगी। और यूं तो हम तुम पर पूरा विश्वास करते हैं, मगर हम तुम्हारे साथ अपने चंद और मुलाजिम भी भेजेंगे ताकि तुम्हारे कदम बहकने ना पाएं। तुम्हारे घर वाले यही रहेंगे। अगर काम हमारी मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो तुम्हारे हक में बहुत खराब नताइज निकल सकते हैं। समझे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बारे में क्या नहीं जानते। तुम अपनी औकात से नहीं बढ़ोगे। और हमारे बारे में तुम क्या जानते हो? जानते हो कि तुम चाहे कहीं रहो, हमारी दस्तरस से दूर नहीं रहोगे। हम पहले से ज्यादा तुम्हें स्याह सफ़ेद समझा रहे हैं, बाकी सोचना तुम्हारा काम है। यूं हमें तुम पर पूरा एतमाद है। तुम एक बहादुर और चित्तर आदमी हो। कंवर नशे में बहकता हुआ मेरे मुंह पर तमाचे लगा रहा था। सरकार को इतनी बातें कहने की क्या जरूरत है? जरूरत है, वो धाड़ता हुआ बोला। जरूरत है। पारो खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। मैंने अपने अतात और वफादारी का अहद किया तो वो मुहेश से अंग्रेजी में बोले, क्या ये मुनासिब होगा कि हम एक ही आदमी पर बार बार भरोसा करें? मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं डार्लिंग, तुम फिक्र ना करो। मुहेश चंद ने पारो की साड़ी का पल्लू सूंघते हुए कहा, यह शख्स एक पालतू जानवर से कम वफादार नहीं। मेरा ख्याल है कि इसका प्रकाश बूंद से बाहर जाना मुनासिब नहीं होगा। पारो संजीदगी से बोली, हमें जे पाल को खिदमत का मौका क्यों ना दें? वो मुझे जहनी तौर पर इससे ज़्यादा बरतर मालूम होता है। तुम अभी नादान हो, अभी कम सन हो। कंवर उसकी जुल्फें उड़ाते हुए बोला, मैं अपने पालतू जानवरों की खसूसियात तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मुहेश ने दोबारा गिलास भर लिया और रूखे हुए लहजे में मुझसे मुखातब हुआ, राजमहल में तुम्हारी यहाँ के मुकाबले में ज़्यादा मोहतात होकर काम करना होगा। जो सरकार चाहेंगे वही होगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा और मुझे हैरत थी कि अभी तक कंवर मुहेश चंद्र ने रामलाल या ठाकर की मौत के सिलसिले में मुझसे कोई बात क्यों नहीं की। अगर वो दोनों मुहेश चंद्र ही के इशारे पर मुझे ठिकाने लगाना चाहते थे तो मुहेश का रवैया मेरे साथ कुछ और होना चाहिए था। वो तो मुझे मजीद जिम्मेदारियां सौंप रहा था, उससे मुझे प्रकाश बूंद से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। तू क्या शारदा का ख्याल दुरुस्त था कि मेरे कत्ल की साजिश में शंकुतला और जयपाल का हाथ है? मैंने किन अखियों से मुहेश की तरफ देखा। वो दूसरा गिलास होंठों से लगाई चुस्कियां ले रहा था। पारो अजीब सी नज़रों से मेरा जायजा ले रही थी। हमारी नज़रों का तसादम कई बार हुआ। मैंने बौखलाकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। तुम अब जा सकते हो मोहनदास। ख्याल रखना कि तुम्हें किसी वक्त भी राजमहल जाने का हुक्म मिल सकता है। मुहेश चंद्र ने नोटों की एक गुड्डी मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, जाओ ऐश करो। सरकार सलामत रहें। मैंने हाथ बांध कर बार बार मुहेश चंद्र और पारो को प्रणाम किया और उल्टे कदमों वापस आ गया। जयपाल अभी तक अपने कमरे में नहीं आया था। मैंने हरिदास को देखना चाहा, लेकिन हरिदास भी इस वक्त गायब था। जयपाल के कमरे में उसके दोनों नायबीन ऊँग रहे थे। मैं धड़कते दिल से मुहेश चंद्र के महल से वापस होने लगा। मेरी रफ्तार खासी सुस्त थी। मुहेश चंद्र ने मुझे फिर तज़-बज़ब में मुब्तला कर दिया था। रात उसने मेरी हलाकत का तमाम किया था और अब उसे मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत थी। गोया मुहेश चंद्र ने मेरी ज़िंदगी के आगे सुपर डाल दी थी, क्योंकि मेरी मौत नामुमकिन हो गई थी। या ये भी कोई तमाशा था, कोई चलता था? क्या वो मुझे सांस लेने का मौका देकर लुत्फ़ हासिल करना चाहता था? अब राज दरबार में मुझे राजा अमृतनाथ के यहाँ अपनी बहादुरी और जहानत का जादू जगाना था। मुझे इन रास्तों से तमाम रुकावटें दूर करनी थी जो साहिब बहादुर कंवर मुहेश चंद्र के लिए मंजिल तक पहुँचने में ताख़ीर का बायस होती, और मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। मुहेश चंद्र ने मेरे पर कैंच कर लिए थे और वो मेरे माजी से वाकिफ था, और उसने दबे लफ्ज़ों में मेरी बगावत या सरकशी पर डाली और उसके बच्चे को तह तय करने की धमकी भी दे दी थी। रास्ता इन्हीं ख्यालों में न जाने कितना कट गया। मैं इस बात की परवाह किए बगैर कौन मेरे पीछे आ रहा है, आज हर हालत में बाग जाके कीचू का सुराग लगाना चाहता था। सिर्फ कीचू ही मेरी दाद रसी कर सकती थी, या वो एक लम्हा कर सकता था, वहशत का एक लम्हा जो तूफान की तरह आता और गुजर जाता था। वो लम्हा जब खंजर किसी पर कब्जा कर लेता है और पिस्तौल हावी आ जाता है और उंगलियों में सारे जिस्म की तवानाई आ जाती है, वो लम्हा किसी वक्त भी आ सकता था। ना उसके लिए किसी साजगार माहौल, किसी मुवाफक फ़िज़ा की ज़रूरत थी, ना किसी मंसूबे की, बस उंगलियों को जहमत देनी पड़ती। मैंने अपना रुख बाग की तरफ कर दिया। ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे अक़ब में कोई मौजूद हो। अस्तबल से करीब गुजरते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
میں نے اپنی رفتار تیز کر دی، کچھ دور اور بڑھا تو مجھے اپنے تعاقب میں کسی کے قدموں کی آواز صاف سنائی دی۔ اس خیال سے کہ یہ آہٹ کہیں میرے پریشان اور وہم ذہن کی بازگشت نہ ہو، میں نے دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ میرا وہم نہیں تھا۔ آہٹ واضح طور پر میرے کانوں کو ایذا پہنچانے لگی تھی۔ ممکن ہے کہ پہلی بار میرے پلٹتے ہی وہ شخص استبل کی آڑ میں چھپ گیا ہو۔ اس وقت میں باغ کے سامنے والے میدان میں تھا، وہاں روپوش ہونے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں نے باغ میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور خود کو خطرے سے نمٹنے کے لیے بہرطور آمادہ کر لیا۔ میں اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا اور میں نے دیکھا کیچو کا ہیولا نمودار ہو کر مڑ سے کچھ فاصلے پر رک گیا اور اسے دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تم؟ اور میں نے ہذیانی انداز میں کہا۔ ہاں میں جمشید، اس کے ہیولے نے مترنم آواز میں کہا۔ رکو مت، قدم بڑھاتے رہو۔ میرے قریب آؤ کیچو، اور میں نے بے تابی سے کہا۔ میں پریشان ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور مجھ سے اتنی مہربانی سے کیوں پیش آ رہی ہو۔ میری بہن یاسمین سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ تم کیا ہو اور مجھے صاف صاف بتاؤ، میں تمہیں کیا سمجھوں؟ کسی دن بادل چھٹ جائیں گے، اور وہ نرم لہجے میں بولی۔ میں تمہیں کیا سمجھوں؟ اور میں نے پھر کرب سے پوچھا۔ اپنا دوست، اور اس کی آواز کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ دشمن گات لگائے بیٹھا ہے اور تم بادل چھٹنے کی بات کر رہی ہو۔ کسی دن میرا دماغ پھٹ جائے گا یا میں اپنا گلا گھونٹ لوں گا۔ وہ شش کرتے ہوئے بولی۔ خاموشی سے دیکھتے جاؤ۔ میں کیا کروں؟ اور میں بے قراری سے اس ہیولے کی طرف لپکا۔ ہیولا مڑ سے اور پیچھے ہٹ گیا۔ آگے پیچھے دیکھ کر چلو، اس نے مختصراً کہا۔ اور کیا کر رہا ہے ہوں؟ میں جز بز ہو کر بولا۔ اور میں بہت بد نصیب ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز بھرا گئی۔ سنو، گھر جا کر آرام سے سو جاؤ، صبح کا انتظار کرو۔ صبح کا انتظار، شام کا انتظار، اچھے وقت کے انتظار میں کتنے ہی صبح اور شامیں گزر گئیں۔ ہر صبح اور ہر شام وحشت کا کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آتی ہے۔ میں نے رقت انگیز آواز میں کہا۔ تم میرا کام کرو گی؟ کہو، وہ حلاوت سے بولی۔ تم نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، مجھے کئی بار موت کے منہ سے بچایا ہے۔ صرف ایک شخص میرا دشمن ہے، بس اسے میرے راستے سے ہٹانے میں میری مدد کرو، اس کے بعد میں تم سے کوئی کام نہیں کہوں گا۔ میں نے اس کی منت کی۔ ابھی نہیں جمشید، اس محل میں بہت سے سادھو اور پنڈت پجاری آتے رہتے ہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ صبح بھی ایک پنڈت گھر میں آیا تھا، اس نے الجھ کر کہا۔ آشرم میں وہ اور بھون کے باہر کئی پنڈت موجود ہیں اور وہ سب مہیش چندر کے قبضے میں ہیں۔ مہیش چندر ان کا بڑا مان کرتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا۔ چپ رہو اور آہستہ بولو، وہ سرگوشی میں بولی۔ سنو، صبح اگر کوئی بات ہو تو گھبرانا نہیں، سر جیت کی طرف اشارہ کر دینا۔ میں کچھ سمجھا نہیں کیچو۔ میں تمام باتیں بھول گیا اور کیچو کے اس جملے سے حواس باختہ ہو گیا۔ کھل کر بتاؤ کہ تم کن پر اسرار باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ کرچے والے پنڈت بہت کچھ جان چکا ہے، لیکن تم اپنی زبان بند رکھنا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم اور پریشان کر رہی ہو۔ باقی باتیں خود سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں مضطرب ہو گیا، کیا سمجھوں کیا نہ سمجھوں۔ میں نے اپنا ماتھا سکیڑ کر کہا۔ بتاؤ کہ یہ پریشانی کب ختم ہوں گی؟ میں موت و زیست کے اس کشمکش میں کب تک الجھا رہوں گا؟ مجھے میرا انجام بتا دو، تاریکی میں مت رکھو۔ جو وقت گزر رہا ہے اسے گزر جانا چاہیے، مرد بنو، جو کہا ہے اسے یاد رکھنا۔ کیچو نے نصیحت کی اور اس کا پر اسرار سایہ مجھ سے دور ہونے لگا۔ میں نے جس لگانے کی کوشش کی کہ کیچو کے وجود کا راز بے نقاب کر دوں، لیکن میں ارادے کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ میں اضطراب کے ساتھ اس کا ہیولا تاریکی میں مدغم ہوتے دیکھتا رہا۔ وہ نظروں سے اجل ہو گئی۔ پھر بھی میں دیر تک کھڑا رہا کہ شاید وہ دوبارہ نمودار ہو جائے۔ کیچو کے ہیولے سے بات کرنے کے بعد میرے ذہن کا غبار بڑی حد تک چھٹ چکا تھا۔ مجھے اپنا سینہ اور شانے بہت ہلکے محسوس ہوئے، حالانکہ کیچو کچھ اور خطروں، کچھ اور فسادوں کی نشاندہی کر گئی تھی۔ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ کچھ ہونے کا ادراک، احساس آدمیوں کو مختلف کیفیات میں لے جاتا ہے۔ دل بولنے سے لگتا ہے، آنکھیں تڑپنے لگتی ہیں اور دماغ میں پرچھائیاں تیرنے لگتی ہیں۔ یہ خواب ہی کی کیفیت ہے، مگر خواب کی ایک کچی خام شکل۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اس مرد کا مریض تھا۔ لفظوں، رویوں اور آنکھوں کی ایک ذرا سی تبدیلی مجھے محسوس ہو جاتی تھی اور میں بہت کچھ اخذ کرنے اور قیاس کرنے، عمارتیں بنانے اور عمارتیں ڈھانے کا کام کچھ زیادہ مستعدی سے کرتا تھا۔ ایسے شخص کے فیصلے بھی لمحوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ڈالی کوارٹر میں میری راہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے اس کے چہرے پر خوشی دمک اٹھی اور میں اس سے کوئی بات کر کے رات کی نیند حرام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کیچو نے کہا تھا کہ میں گھر جا کر آرام سے سو جاؤں۔
गलत कहा था या सही कहा था, लेकिन मैं आराम की नींद लेने के लिए बेकरार था। डाली की हालत मुझसे मुख्तलिफ थी। उस बेचारी को कोई कीचू रास्ते में नहीं मिली थी। कहाँ से आ रहे हो शेरू? यूं ही मैंने सरसरी अंदाज में कहा। जरा कमर जी ने बुलाया था। क्या बोलता था मालजादा? डाली तेवरी चढ़ाकर बोली। कुछ नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। कहता था कि अब मुझे खिदमत के लिए राज दरबार में भेज दिया जाएगा। राज दरबार में? राजेपुर के राजा के यहाँ? डाली हैरत से बोली। और तू चला जाएगा? और मैं क्या करूंगा? डाली कुछ सोच में पड़ गई। अरे शेरू, कुछ तवक्कुत के बाद वो बोली, इसके इरादे मुझे नेक मालूम नहीं होते। कैसी बातें कर रही है? और उसके इरादे मुझे नेक मालूम नहीं होते, मैंने मुंह चढ़ाकर दोहराया। तू सच कहता है? वो तासब से बोली। बाद औकात मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। ये गोदा खोपड़ी से निकाल फेंक, मैंने खफगी से कहा। और सुन, उसका जिक्र किसी से ना करना। मुझसे गलती हो गई तो जो तुझसे कह दिया। अभी हुक्म नहीं मिला है, किसी वक्त भी मिल जाएगा। इससे पहले यहाँ से भागने की कोशिश कर। देखती रह क्या होता है, मैंने बेफिक्री से कहा। ये तो बता कि तू कहाँ गई थी? जाती कहाँ? जयपाल ने मुंह काला करने के लिए बुलाया था। मुझे ऐसे मालूम हुआ जैसे किसी ने मेरे गाल पर जनाटे का थप्पड़ रसीद कर दिया हो। मैंने तड़प कर डाली का चेहरा देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे। डाली मेरी कैफियत समझ गई। दूसरों की प्यास बुझाने के सिवा मेरे पास क्या धरा है? अब इतना जलील ना कर डाली, मैंने चीखते हुए कहा। फिर तू क्यों ये पूछ रहा था कि मैं कहाँ गई थी? कोई मर्द किसी औरत और मुझ जैसी औरत को बुलाएगा तो उसका क्या काम होगा? वो रो देने वाली आवाज में बोली। मैंने घुटनों में सर दे लिया और मुझ में डाली से निगाहें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। वो जहर बोलती रही और मैं कुछ खाया नहीं था। चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद डाली मेरे पास रोटी लेकर आई और मुझसे इसरार करने लगी कि मैं कुछ खाना खा लूं। मैंने इनकार किया तो उसने नवाले बना बनाकर मेरे मुंह में डालने शुरू कर दिए। भूख मिट चुकी थी। डाली ने जितने लुकमे मुंह में दिए मैंने जहर मार कर लिए और मैंने उससे कुछ नहीं कहा। पानी पी के मैंने मोहे चंद्र के नोटों की गुड्डी उसकी तरफ फेंक दी। वो इश्तियाक से उन्हें गिनने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ ये ढेर सी रकम तुझे किसने दी है। अब हमारे पास अच्छा पैसा हो गया है। तू समझता होगा कि यह हराम की कमाई है, मगर शेरू, इससे ज्यादा मेहनत का पैसा किसे नसीब होगा। मैं अपनी चारपाई पर लेट गया। नींद अब कोसों दूर थी। डाली अपनी चारपाई पर बैठी मुझे अजीब सी नजरों से तके जा रही थी। मैंने जमाही लेते हुए पूछा, क्या रात भर मेरी चौकीदारी करेगी? सो जा भाग्यदान। कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करे तो जाग उठना। आज की रात भारी मालूम होती है। शेरू, मैं आज तेरे पास होंगी। डाली ने यह जुमला इतना बर्जस्तगी से कहा कि मैं हैरत से उछल पड़ा और उसके चेहरे पर हसरत छाई हुई थी। आंखें गीली थीं। दिमाग चल गया है तेरा, मैंने कदरे सख्त लहजा अख्तियार किया। चुपचाप पड़ी रहा गुड्डे के पास। मुझे डर लग रहा है। ये रुपए देकर मुझे और डर लगने लगा है। डाली ने सादगी से कहा, क्या मैं तुझसे कोई जुदा चीज हूं? और क्या साथ सोने का एक ही मतलब होता है? गुड्डा भी तो सोता है मेरे साथ। चारपाई करीब खींच ले, मैंने उसे टालने की खातर कहा। मैं उसकी गर्मी बर्दाश्त करने के मुश्किल इम्तिहान में पढ़ना नहीं चाहता था। डाली खामोशी से उठी और अपनी चारपाई खींच के उसने मेरी चारपाई से लगा ली और मुझे अंदेशा था कि कहीं डाली के सर पर मेरे पास लेटने का भूत ना सवार हो जाए। मगर फिर मुझे बहुत देर तक उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने पलट कर देखा। डाली की आंखें खुली हुई थी और वो मेरी पीठ की तरफ मुंह किए हुए तक रही थी। करीब गुड्डा बेखबर सो रहा था। मैंने दोनों के चेहरे गौर से देखे। उनकी मासूमियत में कोई फर्क नहीं था। मैं पलके झपकाए बगैर डाली को देखता रहा और वो मुझे देखती रही। नींद नहीं आ रही है? मैंने सरगोशी से पूछा। उसने एक गहरी सांस ली और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। डाली, मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा, एक ही सूरत नजर आती है। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई कि तू मेरे लिए बेगैरती का खेल और खेल। तू कंवर मोहे चंद्र के यहाँ अपना रसूख बढ़ा ले। वो कसमसाने लगी। सुनती है? मैंने झिझक कर कहा। और उसके बगैर कोई चारा नहीं, फिर हम आसानी से बाहर जा सकेंगे। डाली करवटें बदलने लगी। मैं और डाली रात देर से सोए थे। शायद कुछ देर और सोते रहते अगर दरवाजे पर पुरशोर दस्तकों की आवाज़ें ना उभरती। यूं लग रहा था जैसे आने वाला दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है और मुझसे पहले डाली की आंख खुली। फिर उसने घबराकर मुझे झंझोड़ा। आंखों में नींद का खुमार बाकी था। मैं लड़खड़ाता हुआ सेन अबूर करके दरवाजे पर पहुंचा। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुला मेरी नज़र सबसे पहले जिस शख्स पर पड़ी वो जयपाल था। वो तनहा नहीं था, उसके साथ करछे वाला पिंडत भी था।
पिंडत के अलावा 2 संगीन बरादर संतरी भी नजर आ रहे थे। मेरे जहन का बोझलपन लम्हों में दूर हो गया। जयपाल के अंदाज से शिकायत अयां थी। उसकी बेरहम निगाहों ने पुरतपाक अंदाज में मुझे देखा। संतरियों की मौजूदगी इस बात की गमाजी कर रही थी कि अब के कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मामला है। मैं अभी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर ही रहा था कि जयपाल मुझे धक्का देता हुआ सहन में आ गया और उसके पीछे पिंडत और संतरी भी क्वार्टर में आ गए थे। संतरियों के बाद 2 मजदूर कुदाल ये अंदर आए और उन्हें मैं पहले नहीं देख सका था। मोहनदास, जयपाल ने मुझे सख्त निगाहों से घूरते हुए कहा, रात तुम हरिदास से आखिरी बार कब मिले थे? हरिदास, चाचा हरिदास, और मेरी ज़बान लड़खड़ा गई। कंवर जी बहादुर ने मुझे बुलाने के लिए उसे भेजा था। उसके बाद तुम्हारी मिड भीड़ उससे कब हुई थी? दोबारा मुझे नहीं मिला। मैंने साफ गोई से कहा। क्या हुआ चाचा को? क्या मामला है सरकार? सच सच बता दे बालक, पिंडत ने सर्द लहजे में मुझे मुखातब किया। मैं समझ नहीं सका महाराज, तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ ये तो तुझे अभी मालूम हो जाएगा। पिंडत ने अपना करछा घुमाते हुए कहा। सतिया अमर है। बकवास बंद कर, महाराज के मुंह लगता है नीच। अभी तेरी मासूमियत का भ्रम खुल जाएगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मैं तो तुझे देखकर पहले ही नज़र में ताड़ गया था। जयपाल गर्ज कर बोला और फिर उसने मजदूरों को मुखातब करके कहा, चलो आगे बढ़ो और दरख्त के चारों तरफ का सहन खोद डालो। ये आप क्या कर रहे हैं जी? मैंने खफा होकर कहा। मैं कंवर जी की बहादुर का खास सेवक हूँ। हम कंवर जी को इनके खास सेवक के करतूत बताने की तैयारी कर रहे हैं। जयपाल नहूसत से बोला। फिर मेरी निगाह नीम के दरख्त की जानब उठी। वहाँ की ज़मीन भुरभुरी नज़र आ रही थी। मुझे पसीना आ गया। अब हर बात मेरी समझ में आ रही थी और इस बार मुझे ख़त्म करने के लिए बहुत ताकतवर दलील तैयार की गई थी। नीम के दरख्त के अतराफ ज़मीन उधरी हुई मिट्टी बिखरी पड़ी थी। हालांकि रात गए तक वह ज़मीन सपाट और हमवार थी। मैंने होंठ सख्ती से बींच लिए। जयपाल मुझे खूनख्वार नज़रों से घूरे जा रहा था। डाली भी गंग खड़ी ये मंजर देख रही थी। पिंडत जयपाल के करीब खड़ा लकड़ी के दानों की माला जप रहा था। संतरी मुझ पर नजरें रखे हुए थे और मेरे दाएं बाएं जमीन पर किसी सतून की तरह नस्ब थे। ये सब क्या हो रहा है सरकार? और मैंने फिर हिम्मत करके जयपाल से पूछा।